बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे नौकरियों की। जी हाँ, हालांकि सभी पार्टियां, जो सभी दल हैं, जब भी चुनाव की बात आती है, चुनाव के लिए प्रचार के लिए निकलते हैं, तो वो उनका एक ही नारा होता है कि सभी को रोजगार मिलेगा और सरकारी रोजगार मिलेगा। हर युवा का ये सपना होता है कि उसे एक सरकारी जो नौकरी है वो मिल जाए और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है। और जब भी कहीं पर भर्तियां निकलती है, कहीं भी थोड़ी भी पोस्ट अगर निकलती है, तो लाखों लोग जो हैं उस दौड़ में होते हैं। उस पोस्ट को पाने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए लाखों लोग दौड़ जाते हैं। फिर वो रेलवे के ट्रैकमैन का भी अगर पद हो तो उसमें भी पीएचडी जो छात्र हैं, जो पीएचडी विद्यार्थी हैं, वो भी उसमें अभ्यर्थी होते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि भारत में जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो ऐसे में एक ऐलान होता है कि राष्ट्रीय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जिसमें बनाई जा रही है, जिस पर विचार चल रहा है और इस पर अमल भी चल रहा है कि बहुत जल्दी ये एक भर्ती एजेंसी बन जाएगी। और ये भी तब जब यहाँ पर लॉकडाउन में बहुत सारे जो सरकारी महकमे हैं वो बेच दिए गए, जिसका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण हो गया है। और ये कह रही है एजेंसी कि ये सरकारी, जो केंद्र सरकार की जो भी विभाग है, जो संस्थान है, वहां पर ये नौकरी तलाशेगी और उसको नौकरियां देगी। उसमें कुछ चीजें भी बनाई गई है कि 3 साल में परीक्षा होगी और 3 साल तक के उसके नंबर वैलिड रहेंगे, यानी कि 3 साल आपको इंतजार करना होगा। कहीं भर्ती अगर निकलेगी तो आपको वहां पर रख दिया जाएगा, वरना आप इंतजार करें, फिर से एक बार नई परीक्षा दीजिए, फिर इंतजार कीजिए 3 साल, फिर दीजिए, फिर 3 साल इंतजार कर दीजिए। इस तरफ से कुछ होगा। तो अभी उसमें क्या होगा इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि बात जब नौकरियों की आती है तो स्वाभाविक रूप से सभी की जिज्ञासा बढ़ जाती है। हमारे साथ प्रोफेसर सुनील कुमार हैं जो कि कोलकाता से हैं हमारे बीच में। साथ ही हमारे साथ ललित कुमार जी हैं जो कि ओबीसी महासभा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम आप दोनों का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो स्थिति बनी है कि कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ नौकरियां मिलेंगी, जो बहुत बड़ा एक वादा था कई करोड़ नौकरियों का, तो शायद नौकरियां मिलेंगी, मगर ये किसकी, कहाँ पर इसकी भर्ती होगी, क्योंकि विभाग तो कुछ रहे नहीं, बचे नहीं। बड़ी दिलचस्प स्थिति है। जब मुझे ये सूचना मिली, जब ये खबर आई कि इस तरह की एजेंसी बन रही है, तो मेरे दिमाग में एक रूपक आ रहा था कि जैसे किसी शहर में जो भूखे लोग हैं, जिनको खाने की जरूरत है, उसके लिए सरकार की तरफ से 10-12 ऐसे जगह निर्धारित है कि यहाँ आपको खाने दिए जाएंगे, और हर जगह ऐसे भूखे लोगों की भीड़ है। कहीं कहा जा रहा है कि राशन नहीं है, अभी आ रहा है। किसी जगह कहा जा रहा है कि वो खाना नहीं तैयार हुआ है, कहीं कहा जा रहा है कि रसोईया अभी नहीं आया है। तो बाद में सरकार ने घोषणा की कि नहीं, आप सब लोग को अब एक ही जगह से खाना दिया जाएगा, यानी कि ये अलग अलग केंद्रों से खाना न देकर एक सेंटर बनाया जाएगा जहां से सबको खाना दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि जिन कारणों से बाकी जगह खाने नहीं दिए जाते थे, वो कारण अभी भी बने हुए हैं। दूसरी जो चीज है, ये तो वही हुआ कि आप ये मतलब खाने वालों की कतार लगा दें जो भूखे लोग हैं, और आप जो है किचन जो है किसी प्राइवेट वालों को बेच दें, और खाने बनाने के लिए जो राशन है उसको बैक डोर से कहीं कहीं को बेच दें, और सामने जो भूखे लोग हैं वो इंतजार में है कि अब हमें खाना मिलेगा, अब हमें खाना मिलेगा। तो यही सरकार है, मतलब ये हम लोग अपनी बात नहीं कह रहे हैं, सरकार की ही बात कह रहे हैं कि जो 2014 में ये बहुत जोर शोर से नारा लगा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। हालांकि सरकार ने, लगता है कि वो जो लोग भी भाजपा के लोग इस बात को कह रहे थे, मुझे लगता है उनके बोलने में गलती हो गई होगी। उनको कहना चाहिए था कि हर साल, हमारी सरकार बनने के बाद हर साल 2 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी। तो उन्होंने गलती से मिलेंगी जैसी बात कह दी, क्योंकि वो वादा तो निभा रहे हैं लेकिन नौकरी देने की नहीं, नौकरी लेने की। अभी आप इस लॉकडाउन में देखिए, सबको पता है कि
कितना बुरा हाल हुआ है और बहुत सारे करोड़ों लोग की नौकरी गई है, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हो या शिक्षा क्षेत्र में जो लोग जो अस्थायी थे, गेस्ट लेवल पे थे। हायर एजुकेशन में भी हम देख रहे हैं कि अभी जो गेस्ट टीचर थे उनकी बहाली नहीं हो रही है। कई जगह टीचर्स ने आत्महत्याएं की। कुछ जगह टीचर की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि समाज का एक बुद्धिजीवी तबका है, एक महत्वपूर्ण तबका है जो बच्चों को तैयार करता है, जो नई पीढ़ी को तैयार करता है। वो सब्जी बेचता नजर आया और छोटे छोटे काम करता हुआ ये नजर आया जी। तो एक तरफ जो ये घोषणा हो रही है कि एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी और दूसरी तरफ तमाम सारे जो सरकारी संस्थान हैं उन्हें बहुत धड़ल्ले से ऐसे बेच रहे हैं जैसे लगता है कि इन्हीं के पूर्वज ही उसको यहाँ रख के गए थे कि बेटा तुम आना और एक एक करके बेच देना, बेचने के लिए रखे गए। क्योंकि ये संस्थान खड़े करने में कितना समय लगा आप सोचिए। BSNL हो या एयर इंडिया हो या जिन भी संस्थाओं को, एयरपोर्ट हो, ये लोग बेच रहे हैं, उनको खड़ा करने में, उनको यहाँ तक लाने में कितने लोगों ने मेहनत की होगी, कितने कामगार लगे होंगे, कितने सारे लोगों के पसीने और कितने लोग की संलग्नता इसके साथ होगी। तो किसी चीज को तैयार करना, बशीर बद्र का शेर है कि वो लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो लोगों ने इतनी मेहनत के साथ एक संस्थान खड़ा किया और उसको कितनी आसानी से बेच रहे हैं लोग। ठीक वैसे ही जैसे बाप दादों की संपत्ति को जो शराबी बच्चे हों वो बेचते हैं। तो मैं किसी को शराबी तो नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता लोग शराबी हैं या नहीं, लेकिन काम तो कुछ वैसा ही हो रहा है। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ये सिवाय हाथी के दांत के और कुछ नहीं करने जा रही है। क्योंकि इनके पास इनपुट ही नहीं है, इनके पास अंदर मटेरियल ही नहीं है, राशन ही नहीं है, किचन ही नहीं है, बनाने वाले नहीं है। तो ये कहना कि हम खाना खिलाएंगे ये वैसी ही बात। बिल्कुल तो ये छलावा है जी, निश्चित रूप से छलावा है। और एक शेर है कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खाकर सो गए। तो मतलब ये स्थिति बनी हुई है ललित जी। बहुत बड़ा समाज है ओबीसी का। और अगर देखा जाए तो नौकरियों की जब भर्ती की बात होती है तो 90% यही वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी नौकरियों की तलाश में हमेशा लगे रहते हैं। हालांकि बड़ी नौकरियों तक तो पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वहां तो बहुत सारी छन्नियां लगी हुई हैं। तो ये जो छोटी नौकरियां जहां मिलती थी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो तमाम वो छोटे छोटे संस्थान है, वो तो अब है नहीं। अब ये राष्ट्रीय जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसको क्या शोकेश में कहीं रखना है, क्या करना है, इसकी पूजा करना है या इसके भी उत्सव बनाने हैं ऐसे ही 10-10 दिन तक के स्थापना करके, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप निरंतर ये एक ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में जबकि पूरी तरह से समाज के ऊपर, देश के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, प्रतिनिधित्व के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर संकट है, इस देश के मूल्यवासियों के ऊपर संकट है, ऐसे समय में आप यहाँ पे इन सब बातों को लेके चर्चा कर रहे हैं, समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं। दूसरा, जहां तक नौकरियों का मामला है तो जैसे अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि इन्होंने संयुक्त सेक्रेटरी लेवल पे, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे इन्होंने लेटरल एंट्री भर्तियां शुरू कर दी कि जिन्होंने कोई IAS का एग्जाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और उन लोगों को डायरेक्ट संयुक्त सचिव बनाने का काम इन लोगों ने कर दिया। ऐसे 9 लोगों को बनाया और उन 9 लोगों में भी अगर देखा जाए तो वहां कोई आरक्षण नियम का पालन नहीं था। वहां कोई, जिस समाज से हम लोग, जिनके न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं, उनका कहीं कोई प्रतिनिधित्व तो वहां पर था नहीं। और दूसरा, एक तो ये है कि नियम कानून को दरकिनार करके भर्तियां चालू है। दूसरी तरफ जैसे अभी हमारे साथी सुनील जी बता रहे थे कि आप नौकरी दोगे कहाँ? जब नौकरियां रहेंगी, सरकारी संस्थान रहेंगे नहीं, तो नौकरियां किसको दोगे? ये तो सिर्फ ये है कि सरकारी संस्थाओं को बेचने के बाद एक समाज के अंदर जो क्रोध और जो गुस्सा और जो असंतुष्टि पैदा हुई है, कहीं ना कहीं उस असंतुष्टि को एक मैनेज करने का काम है कि देखो हम नौकरी देने के लिए एक अलग से एजेंसी बना रहे हैं, तो वो हम लोगों को कुल मिला के इस देश के जो आरक्षित समाज है उस समाज को पागल बनाने का काम है। और जब पहली बार इस आरक्षित समाज को सबसे पहले 1835 में अंग्रेजी शासन काल में नौकरी मिलना शुरू हुई थी, विधिवत रजिस्टर्ड नौकरी जो मिलने का काम इस आरक्षित समाज को जो शुरू हुआ था,
वो अंग्रेजी शासनकाल में 1835 से शुरू हुआ था। तो अंग्रेजों ने चाहे नौकरी देने का काम हो, चाहे शिक्षा देने का काम हो, चाहे संपत्ति रखने का अधिकार हो, चाहे देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध हो, चाहे शुद्धिकरण प्रथा पर प्रतिबंध हो, तमाम तरह के जो कानून बनाए थे, इन कानूनों से वही लोग उस समय परेशान थे जिनकी आज सरकारें चल रही है। तो वो अंग्रेजों के एक तरफ कानून बन रहे थे, ये अंग्रेजों के गुस्सेदार बनते जा रहे थे, नाराज होते जा रहे थे, और अंत में 1857 के बाद तो इनकी नाराजगी का कोई सीमा नहीं रही और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, अंग्रेजों को भगाया। और अंग्रेजों को भगाने के बाद अंग्रेजों के समर्थन से और बाबा साहब अम्बेडकर साहू जी महाराज के समर्थन से जो संविधान बना, अब धीरे धीरे करके उस संविधान को एक एक पन्ना फाड़ने में लगे हैं। और अंग्रेजी शासन काल में और लोकतंत्र में और संवैधानिक अधिकार जो हम लोगों को मिले, जिसमें नौकरी का भी एक अधिकार था, अब धीरे धीरे उन अधिकारों को डिसॉल्व करने का काम इस देश में बड़ी तेजी से चल रहा है। तो ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के हैं, कुछ जमीन पे कुछ होने वाला नहीं है सिवाय बर्बादी के। सिवाय बर्बादी के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक तरफ यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि बहुत सारी भर्तियां जो अभी हाल ही में निकली थी कुछ समय पहले, कुछ इलेक्शन से पहले और कुछ इस दौरान कोरोना से पहले, वो सारी जो भर्तियों की जो विज्ञापन थे वो निकले, लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत सारे पैसे भी लोगों ने भेजे। उसके बाद कुछ लोगों की परीक्षाएं हुई, कई लोग 2-3 सालों से उन परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग जो है उन रिजल्ट के बाद नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ जो परीक्षाएं हुई थी वो रद्द हो गई, कुछ जो है कि विज्ञापन निकले वो भी वापस ले लिए गए। ये सब कुछ भी है और साथ में ये नाटकबाजी। तो ये मुझे बताएं कि ये नाटकबाजी जो है ये आखिर कब तक हमारे लोगों के समझ में नहीं आएगी, या लोग अभी भी मोर नाचा और तमाम तरह टाइप की चीजें देखते रहेंगे? मतलब मजा आ रहा है लोगों को, क्या कहेंगे सुनील जी? जी बिल्कुल सही आपने कहा, और वही मैं बात कहने वाला था कि पिछले कई वर्षों में जितनी भर्तियां निकली, जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख लें तो उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी बड़ी बातें की जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ कोई भी, एक तो नौकरियां नहीं आती है, नौकरी आती है, परीक्षा होती है तो स्टे लग जाता है। ये यूपी के साथ खास तौर से बात है कि कोई भी वहाँ रिजल्ट, अभी जैसे हाल में टीचर्स की भर्ती का था तो एक खुशी नौजवानों में आई जिनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर स्टे लग गया। तो एक तो पहले पूरी भर्ती प्रक्रिया है, पैसे तो ये लोग ले लेते हैं, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है इनका सिलेक्शन का, ये बहुत दोषपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन आउट होना ही बहुत सामान्य बात है, चाहे बिहार की परीक्षा हो या यूपी की, या अब तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं पिछले इसी सरकार में खास तौर से जी। तो ये पूरा का पूरा मजाक बना के रखा गया है नौजवानों के लिए कि पूरा जो भर्ती प्रक्रिया है उसको ही इतना दोषपूर्ण बनाते हैं, उसमें ही इतनी कमियां होती हैं कि उलझ के रह जाता है नौजवान या बेरोजगार उसमें। दूसरी चीज है कि जिन लोगों की परीक्षाएं हो गई हैं, हम सब देख चुके हैं कि रवीश कुमार की जो नौकरी सीरीज थी उसमें इस तरह की कितनी घटनाएं आई, कितने तरह के। और दिलचस्प ये भी है कि जो नौजवान है जो ये चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन रोजगार के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे वो नौजवान कुछ बोलना नहीं चाहते, यानी कि उनको दूसरे के रोजगार से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये पिछले 8-10 साल में इस तरह का मानस तैयार हुआ, इस तरह की मेंटालिटी बनी है नौजवानों की कि किसी गलत के खिलाफ ना बोलो, अपना बस भला सोचो कि हमें रास्ता मिल जाए। लेकिन जो सड़क पे इतनी जाम लगी हुई है, ये जाम जो इतना लगा हुआ किन किन कारणों से लगा उसको दूर करें, क्योंकि दूसरे यात्रियों को दिक्कत ना हो। नहीं, मुझे रास्ता चाहिए, मैं आगे निकल जाऊं, बाकी जो जाम है वैसे ही पड़ा है। तो ये देश में जिस तरह की मानसिकता, वो नौजवान जिनको नौकरी चाहिए, जिनके लिए भयानक समय आगे आने वाला है, इसे बहुत सारे बहुजन समाज के नौजवान भी है जो अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, व्हाट्सएप में ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, अनर्गल चीजों में ऊर्जा। अभी जैसे ये राम मंदिर की जो बात है, जो दिया जलाने की बात थी, तो बहुत सारे भयानक संख्या में जो शूद्र वर्ग के ओबीसी लोग हैं और दलित लोग हैं, जो गुलाम लोग हैं, कुछ आदिवासी लोग भी, इन लोगों ने भी दिए जलाए। तो मुझे तो लग रहा है ये अपना दिए नहीं, अपने ये घर जला रहे हैं, अपने भविष्य को जला रहे हैं। वो जो ये मंदिर और ये सारी जो चीजें हैं, ये ठीक है, किसी का धर्म स्थल है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए इसकी क्या जरूरत है? बहुजन समाज के लिए तो संविधान है, वही जो सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, रोजगार सब कुछ है। तो सरकार जो है ये नौकरी देने की बात ठीक वैसी ही है जैसे कि थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा और दिया जलाने से, टॉर्च जलाने से, मोमबत्ती जलाने से कोरोना चला जाएगा। तो इन लोगों ने कोरोना का इलाज बता दिया कि पापड़ खाओ और दिया जलाओ और टॉर्च जलाओ, ताली बजाओ और जो है वो गोमूत्र पियो और गोबर लगा लो। वैसे ही नौकरी है कि अच्छा तुमको नौकरी चाहिए तो एजेंसी लो,
इसके माध्यम से। क्योंकि अब देखिए कि इसके पहले भी एजेंसियां बनी हैं, कई संस्थाएं हैं। यूजीसी जो है नेट परीक्षा कराती थी पहले खुद, बाद में उसने सीबीएसई को दे दिया। अब एक संस्था जो है, जो नेशनल एजेंसी है, वो सारी परीक्षाओं को करा रही है। जो परीक्षा का स्तर है वो बदल चुका है, यानी कि अब टोटली ऑब्जेक्टिव होगा। ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आप एक प्रोफेसर को भरने जा रहे हैं, एक टीचर को भरने जा रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव ज्ञान का परीक्षण करके कहां से टीचर भर पाए? यानी कि जो रटंत विद्यार्थी होगा, जो रट्टा मार होगा, वो पास हो जाएगा। तो वहां तो उसको पढ़ाना है भाई, वहां तो विश्लेषण करना है, वहां तो उसको एक बौद्धिकता देनी है बच्चों के अंदर, लेकिन वो तो रट के आया है। तो इतने सारे दोषपूर्ण इनका जो है सारे दोषपूर्ण इतनी इनकी व्यवस्था है। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, ऐसी सरकार से, ऐसी समझदारी वाले लोग से कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं? मैं तो ये समझता हूं कि ये सब कुछ जानबूझ के लोग करते हैं, क्योंकि ये खुद ही चाहते हैं लोग कि कोई वैज्ञानिक चेतना, तार्किक चेतना, कोई बौद्धिकता का प्रसार प्रचार शिक्षा के माध्यम से, खासकर हायर एजुकेशन के माध्यम से नौजवानों में न होने पाए। यानी बौद्धिकता नहीं होगी, तार्किकता नहीं होगी, और उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं होगा, तो जाहिर है सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो सरकार जितना भी गलत करेगी, कहीं कोई विद्रोह नहीं हो, कहीं कोई विरोध नहीं होगा, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं होगा, और सरकार तमाम सारे गलत काम करती रहेगी, और एक दिन संविधान को भी जो है वो नेस्तनाबूद करने जो उसकी मंशा है, उसमें सफल हो जाएगी। वो तो ये तो खतरनाक बात है। जी जी जी, वाकई। और देखा जाए ललित जी, तो आप तो समाज में जाते हैं और देख रहे हैं कि बहुत बड़ा समाज है ओबीसी का, और ओबीसी के ही बच्चे होते हैं जो कांवड़ लेकर जाते हैं, ओबीसी के ही बच्चे होते हैं जो बड़ी संख्या में टॉर्च जलाते हैं, ओबीसी के ही बच्चे होते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में जो है कि राम मंदिर के लिए ट्वीट करते हैं या लिखते हैं व्हाट्सएप पे तमाम सारी चीजें। ये सब ठीक है, अपनी जगह पे ये सब कुछ करते रहें, उससे किसी को गुरेज भी नहीं है। लेकिन नौकरियों के लिए आवाजें बच्चों की ओर से उठती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ओबीसी समाज को नौकरियों की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है मेश्राम साहब, नौकरियों की जरूरत तो है, पर अभी तक जो मैंने देखा है, मैं पिछले 5 साल से, वैसे तो मिशन में 22 साल से काम कर रहा हूँ, पर अभी पिछले 5 साल से संगठन बना के जो काम किया और मैंने जो देखा है, मैंने एक चीज ये देखी है कि विशेष रूप से, हालांकि काम तो मैं पूरे बहुजन समाज के लिए करता हूँ, पर विशेष रूप से मैंने ओबीसी समाज पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ज्यादा जागरूक करने की जरूरत ओबीसी को थी जी। ऐसा मैंने महसूस किया, इसलिए ओबीसी पे ज्यादा फोकस किया, ओबीसी के नाम का संगठन बनाया। और मैंने ये देखा कि ओबीसी के लोगों के बीच में दिक्कत ये है कि उसके कानों में जो बात अभी तक जितने भी संगठन है, जितनी भी संस्थाएं और जितने व्यक्ति उस तक, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फिजिकल माध्यम से हो, चाहे किसी संगोष्ठी के माध्यम से हो, चाहे किसी धार्मिक आयोजनों के माध्यम से हो, उसके कानों में जो आवाज जाती है, जो बातें जाती है, जो विचार जाते हैं, तो वो जो है ना, वो पिछले लगभग 4,500 वर्ष से जा रहे हैं। तो 4,500 वर्ष से चूंकि वो उनके संपर्क में रहा, हमारा जो जिसको इन्होंने अछूत बोला है, वर्णवाह्य बोला, या जो ट्राइब्स है, तो वो इस व्यवस्था के संपर्क में ही नहीं रहे। हमारे जो लगभग आज 25% लोग हैं, जिनको हम SC ST के लोग बोलते हैं, हमारे भाई हैं, वो इनके उतने संपर्क में नहीं रहे जितने ओबीसी के लोग रहे। तो ओबीसी के लोगों के, अब मैंने ये देखा है कि उनके बचपन से लगा के मृत्यु तक पूरा सब कुछ संस्कार हो, या उनके किचन तक घुसने का मामला हो, उनके पूरे दिमाग को ट्रेंड करने का मामला हो, ये पूरा मामला इस कदर से जकड़ा हुआ है कि वो और कुछ सोच नहीं पाते। ओबीसी तो ये कहता है कि ये सब हमारे भाग्य से हो रहा है, जो कुछ होए राम रचिरा का, को कहीं तर्क बड़ा वहीं का, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। तो जो कुछ है सब विधाता के हाथ में। अगर मैं नहीं पढ़ा तो विधाता के हाथ में, मैं अगर बेरोजगार हूं तो विधाता के हाथ में, मैं गरीब हूं तो विधाता के हाथ में, मैं एक्सीडेंट हो गया तो विधाता ने किया, मैं बीमार हो गया तो विधाता ने किया। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर के हाथ में, विधाता के हाथ में, ऐसा मैक्सिमम ओबीसी मान के बैठा है। इसलिए वो जब विधाता सब कुछ कर रहा है और विधाता कभी किसी को मिलता नहीं है, तो इसलिए वो जो करने वाले लोग हैं वो छुप जाते हैं विधाता के नाम पे। और ये चूंकि विधाता इसको मिलेगा नहीं, उससे पूछ नहीं पाएगा, इसलिए वो हमेशा ही इन उत्तरों के बारे में वो सोचना बंद कर देता है कि भगवान से कौन टकराएगा और भगवान कहाँ किसको मिलेगा। वाकई तो इस चक्कर में ये पूरा गुमराह हो रहा है। पर जब से फूले जी का आंदोलन है, बाबा साहब का आंदोलन आया,
और भी हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप हम जैसे लोग जो जाने और समझे और जो समाज में काम करने के लिए तैयार हुए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान समय में ओबीसी के लोग बहुत तेजी से जाग रहे हैं, अपने संवैधानिक लोकतांत्रिक हक अधिकारों और अपने प्रतिनिधित्व के लिए बहुत तेजी से आंदोलन कर रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं है, हम तो आशावादी लोग हैं, ये कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, पर एक दिन ऐसा आएगा और बहुत जल्दी आएगा कि हमारे पूरे बहुजन समाज के लोग मिलके पुनः लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो पूरी तरह से, जो पूना पैक्ट के पहले का कम्युनल अवार्ड वाला जो संविधान है, जो नियम कानून है, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का मामला है, ओबीसी के बहुत सारे मुद्दे हैं, अल्पसंख्यक के बहुत सारे मुद्दे, इनको पूरी तरह से जो बाबा साहब चाहते थे वैसा संविधान जो ज्योतिबा फुले जी चाहते हैं वो पुनः लागू होंगे। और ये जितना, और मैंने एक चीज और देखी मेश्राम साहब, अंत में, समय आपका कम है, अंत में एक चीज और मैंने देखी है कि मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, संगठन बना के 2015 से काम कर रहा हूँ, 5 साल हो गए। अभी जो ओबीसी की जागृति जो है ना, सबसे ज्यादा जागृति कब आई है पता है आपको? ये जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई है और अभी जो इन्होंने जो तानाशाही जो रूप अपनाया है और जो निजीकरण कर रहे हैं, लेटरल एंट्री कर रहे हैं, ओबीसी के क्रीमी लेयर का मामला हो, ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला हो, किसानों के मामले हो, उनके ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार के मामले हो, उत्पीड़न के मामले हो, ये बहुत ज्यादा अभी पिछले 2-3 साल में बढ़ा है। तो मैंने एक देखा है कि जो पिछले 18 साल में जो जागृति हम लोगों के काम से नहीं आई वो अगली 2-3 साल में आ गई। तो ये कि बहुत तेजी से जागृति का एक कारण भी बने हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि बस ऐसे ही कुछ करते रहें और जल्दी से समाज सब जागृत हो जाए और दोबारा से फिर हम लोग अपने हिसाब से सब लागू कर दें। ऐसा समय बहुत नजदीक है। वाकई यानी कि जब तक के दर्द नहीं होगा तो इलाज भी ढूंढना जरा मुश्किल होगा। तो ये वाकई सुनील जी मंडल जी का जन्मदिन है और ये जो उनकी जो सपना था, उनके जो सिफारिशें थी वो तो कहीं दिखती नहीं है, जो था वो भी एक तरह से नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि ये जो, चूंकि सारा जो रिजर्वेशन तो एक तरह से सुप्तावस्था में चला गया है, खत्म ही हो गया है, तो ऐसी स्थिति में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा सुनील जी, युवाओं के लिए, क्योंकि अभी उन्हीं की सब कुछ, उन्हीं के लिए सब कुछ है। देखिए, ये जो ललित जी ने कहा वो मैं इससे सहमत हूँ कि हाल के वर्षों में इस सरकार के आने के बाद भी खास तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक वगैरह माध्यम से ओबीसी नौजवानों में भी चेतना आ रही है। बहुत सारे लोग अभी सचेत नहीं है, लेकिन ओबीसी के लोग आ गए। सबसे बड़ी चीज को बाबा साहब को अपना रहे हैं, चेतना को मैं वहीं से जोड़ता हूँ। इस देश का कोई भी वंचित समाज जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा जानेगा, क्योंकि बाबा साहब की ही लड़ाई सबसे ज्यादा इस व्यवस्था से थी। और बाबा साहब की बात कर रहा हूं तो उसके पीछे जो पूरे महापुरुष है वो सब किसी न किसी रूप में समाहित है। तो इसलिए जो भी वंचित तबका है, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, उसको बाबा साहब को जानना समझना पड़ेगा अपने आंदोलन के लिए। तो ओबीसी की जो युवा पीढ़ी है उसमें लोग, लड़के जो है तेजी से जुड़ रहे हैं, लड़के लड़कियां बाबा साहब से, एक जो है सकारात्मक चीज है। दूसरी जो चीज है वो ये समझ रहे हैं कि हमारी दुर्दशा का कारण ही ये धार्मिक गुलामी है। वो जान रहे हैं, पिछली बार जो कांवर के समय में बहुत सारे ओबीसी लोग, जो लोग कांवर लेके जा रहे हैं उनका इंटरव्यू कर रहे थे, और वो खुद देख रहे हैं कि एक यादव इंटरव्यू कर रहा है और सामने वाला यादव है, सामने वाला जो है मल्लाह है, सामने वाला कोयरी है, कुर्मी है, यानी कि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है कांवर लेके जाने वालों में। तो और दूसरी चीज, ओबीसी का पढ़ा लिखा नौजवान ये देख रहा है कि पूरे देश के विश्वविद्यालय में मतलब 1 दर्जन भी प्रोफेसर नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नहीं, जेएनयू में भी मतलब एक तरह से ओबीसी का, चूंकि आरक्षण लागू, यानी कि जहां आरक्षण लागू नहीं होगा वहां आप नहीं दिखेंगे, सीधी सी बात। तो अब ये ओबीसी का जो नौजवान तबका है ये समझ रहा है कि जो भी रिजर्वेशन मिला, संविधान में प्रावधान किया गया, फिर मंडल कमीशन के द्वारा सिफारिशें, फिर बीपी सिंह ने लागू किया, बाद में अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में लागू किया, इसका ही नतीजा है कि जो थोड़े बहुत लोग ओबीसी के लोग दिख रहे हैं। यानी कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू की गई होती तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए कि इस सिफारिशों को लागू करने के बाद हायर एजुकेशन में जो लोग आए हैं ओबीसी के लोग, उनमें चेतना आई है और वो दलित समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ मिलकर गोलबंदी कर रहे हैं। एक बौद्धिक, एक वैचारिक ताकत तैयार हो रही है। तो व्यवस्था को पता है
शोषणकारी जो व्यवस्था उसको पता है कि यही खतरनाक चीज है, यानी इनको आगे न बढ़ने दो, इसलिए उन्होंने ओबीसी की जो वो मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू नहीं की, और हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन ठीक तरह से लागू नहीं है, बहुत सारे जो सीट है वो खाली है, सबको पता है। तीसरी जो चीज है, इसी के पैरेलल वो धार्मिक जो जितना उन्माद है, धार्मिक जो जितना कर्मकांड है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि ये धर्म का जो ध्वजा है, ये झंडा है, ये हमारा ओबीसी ही लेकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि भाजपा में जितने दंगाई हैं, जितने खूंखार नेता हैं, जितने मारकाट वाले हैं, वो राम मंदिर के शुरू वाले रथ यात्रा से लेके अब तक वो सब ओबीसी। फायदा उन दूसरे लोग को मिला, ये अलग बात है, लेकिन ये सारे जो खूंखार नेता हैं, ये अलग बात है कि उनको जो उद्घाटन हुआ तो उनको नहीं बुलाया जाता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता हूँ कि किसी दलित को बुलाया जाता उद्घाटन के लिए, ओबीसी को बुलाया जाता तो ये बहुत अच्छी बात होती, इसका कोई मतलब नहीं। किसी दलित को बुलाया जाता तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मंदिर से इस समाज को कुछ नहीं मिलना है, ओबीसी समाज को, दलित या आदिवासी समाज को मंदिर से कुछ नहीं मिलना है। मंदिर से मिलेगा तो थोड़े से वर्ग के जो लोग हैं, जो वर्चस्व वाले हैं, उनको मिलेगा। इस समाज को केवल शिक्षा से मिलेगा, रोजगार से मिलेगा और संविधान से मिलेगा। अंत में एक मिनट ललित जी। बिल्कुल आपका कहना सही है, सुनील जी की बातें बिल्कुल सहमत हूं मैं। दूसरा, जहां तक मंडल कमीशन का जो मामला है, उसकी रिपोर्टें तो अभी लागू हुई नहीं, 1% भी लागू नहीं हुई है। और मंडल कमीशन के कारण जो थोड़ा बहुत जो ओबीसी का वर्ग नौकरी में आया है, उसके कारण ही आज वो समझ पाया है, बाबा साहब अम्बेडकर को समझ पाया है, आरक्षण और रिप्रेजेंटेशन को समझ पाया है, और इसलिए वो मंडल कमीशन को पूरी तरह से लागू नहीं किया। और हम लोग जो आज ओबीसी के लोगों में जो जागृति आ रही है, तो हम बड़ी तेजी से मंडल को लेके ओबीसी के बीच में जाते हैं, और जब उनको बताते हैं कि मंडल लागू होता तो ये होता, और कल बीपी मंडल जी का जन्मदिन भी है, उस उपलक्ष्य में मंडल कमीशन की सिफारिशों के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, और मंडल कमीशन के बारे में और उनकी सिफारिशों के बारे में नौजवानों को बता रहे हैं। और यही कारण है कि बड़ी तेजी से ओबीसी के लोग मिशन में जाग रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं और अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी एक चीज तो है कि जब भी संविधान की बात होती है तो एक वर्ग से जोड़ दिया जाता है। हाँ ठीक है, ये संविधान की बात कर रहा, मतलब एससी होगा, एसटी होगा, संविधान की बात करने वाला एससी एसटी होगा। और अब धीरे धीरे अब ओबीसी भी चूंकि कहने लगे हैं, तो अब ये एक वर्ग से साथ में जोड़ दिया गया, इसलिए बहुत तेजी से शायद हो रहा हो कि संविधान को खत्म करने की उतनी ही स्पीड उसके लिए भी बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है कि उन लोगों का यही था कि अभी एससी एसटी संविधान पे मरने के लिए तैयार था, अब धीरे धीरे ओबीसी भी इस पे जा रहा है, और एससी एसटी ओबीसी तीनों लोग लामबंद हो रहे हैं। तो ये उनके लिए, ये जो खतरा जो कहते हैं हिंदुत्व के लिए खतरा है, हिंदुत्व के लिए खतरा नहीं है, उनके वर्चस्व के लिए खतरा है। और इस देश पे जो कब्जा, अलोकतांत्रिक रूप से जो कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, उस पर खतरा है। इसलिए वो तेजी से इस संविधान को, लोकतंत्र को नष्ट करने में लगे, ताकि अगर आरक्षण खत्म हो जाता है, नौकरियां खत्म हो जाती है, तो एससी एसटी के लोग टूट जाएंगे, और ओबीसी जो तेजी से उधर जा रहा है वो भी धीरे धीरे अपने घर वापस हो जाएगा। इसलिए वो तेजी से सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। ये उनकी सोची समझी साजिश का परिणाम है। निश्चित निश्चित। तो भविष्य में सुनील जी कितने प्रतिशत हिंदुओं को नौकरियां मिल पाएंगी, कितने प्रतिशत हिंदुओं को? देखिए, भविष्य में नौकरियों की स्थिति और खराब होने वाली है, और कई बार मैं अपने छात्रों से मजाक में कहता हूं कि तुम लोग हम लोग को देख लो, और ये शायद ये अंतिम जो है परमानेंट पीढ़ी है जिसको अस्थायी नौकरी मिली है। मजाक में ऐसा मैं कहता हूं, लेकिन ये मजाक जो है मैं नहीं चाहता हूं सच हो। लेकिन ये सच्चाई तो ये है कि ये कड़वा सच है कि नौकरियों के मामले में बहुत भयानक हाल आगे होने वाला है, और सबसे ज्यादा नुकसान एससी एसटी ओबीसी वर्ग का होना है। इसको हमें समझना पड़ेगा। निश्चित निश्चित, और समझने की बहुत जरूरत है। और अब भी नहीं समझ में आया, और अभी भी हम कथा कहानियों और तमाम नौटंकियों को देखने में व्यस्त रहे और मस्त रहे, तो निश्चित रूप से भविष्य बहुत अंधकारमय है। और ये डराने के लिए हम ये परिचर्चा नहीं कर रहे हैं, ये एक चेतना आनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए, और खुद भी विश्लेषण की ओर बढ़ना चाहिए। इसकी आवश्यकता हम तमाम युवाओं से के मन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम
युवाओं से ये उम्मीद भी करते हैं कि वो इस तरफ भी सोचें, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे जो है पर्व हैं, ये सब आते जाते रहेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो आती जाती रहेंगी, उत्सव हैं, उत्सव के बहुत सारे आपके पास वक्त है, लेकिन उत्सव के बीच में आप अपनी बात या अपना जो लक्ष्य है, अपना भविष्य न भूल जाए, हम ये उम्मीद करते हैं। आप दोनों ने यहाँ पर अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।